बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर मानपुरा द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में मैं गोवर्धन शर्मा आपका स्वागत करता हूँ। हम कक्षा 12 भूगोल विषय का 12वां अध्याय पर्यावरण प्रदूषण और कुछ समस्याएं समाधान जो है वो हम पढ़ रहे थे। हमने जो है पर्यावरण की परिभाषा और पर्यावरण प्रदूषण जो तत्व हैं उनके बारे में जान लिया था। कल हमने एक वीडियो के माध्यम से जो है प्रमुख प्रदूषण के जो प्रकार हैं, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और लाइट प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनको जो है हमने पढ़ लिया था। आज हमें प्रदूषण के कुछ प्रकारों के साथ देखते हुए उनके विस्तृत जो है वो वर्णन करना है। देखिए, वायुमंडल, स्थलमंडल और जलमंडल के जीव युक्त भागों को संयुक्त क्षेत्र को जीवमंडल कहते हैं। जो तीनों के सम्मिलित भाग को क्या कहते हैं? जीवमंडल कहते हैं। जिसके अंदर स्थलमंडल भी हो, वायुमंडल भी हो और जलमंडल भी हो, तीनों स्थान जिस जगह पर जुड़ रहे हैं उसे जीवमंडल कहते हैं। और ऐसा क्षेत्र जो है वो कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। सौरमंडल के सभी ग्रहों में केवल कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। इसी जीवमंडल में उपलब्ध सभी प्राकृतिक तत्वों को प्राकृतिक पर्यावरण का नाम दिया जाता है। मानव द्वारा की गई समस्त प्रकार की गतिविधियां जो है बने प्रदूषकों से जीवमंडल के इन सभी भागों को प्रभावित किया है। जो ये सारा प्राकृतिक पर्यावरण है सिर्फ मनुष्य के द्वारा जो निर्मित जो उसकी गतिविधियां हैं मनुष्य की, उसके अंदर हो सकता है कि उसके उद्योग धंधे हों, कल कारखाने हों या फिर उसके जो वाहन वगैरह हैं, भौतिक सुविधाओं के जितने साधन हैं उन सब ने जो है इसको प्रभावित किया है। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर जो है प्रदूषण को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं। किसके आधार पर? प्रदूषकों के आधार पर, मतलब प्रदूषण करने वाले जो तत्व हैं उनके आधार पर प्रदूषण को हम कुल 11 भागों के अंदर बांट सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? 12 भाग। पहला है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जिसे मृदा प्रदूषण को भूमि प्रदूषण कहते हैं। फिर है वाहन प्रदूषण, विकिरणीय प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, कूड़े कचरे से प्रदूषण जिसे ठोस कचरा कहते हैं, समुद्रीय प्रदूषण, घरेलू अवशिष्ट से कारण प्रदूषण और अन्य कारणों से प्रदूषण। सबसे पहले जो हम देखें, एक फैक्ट्री है, इसके अंदर वायु प्रदूषण भी हो रहा है, भूमि प्रदूषण भी हो रहा है, जल प्रदूषण भी हो रहा है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वायु प्रदूषण। नंबर 1 पर आता है हमारे वायु प्रदूषण। समस्त जीव जगत के लिए वायु आवश्यक है, इसके बिना जीवन संभव नहीं है। मनुष्य जो है अपनी सारी क्रियाओं में जीव जगत के लिए, इसके अंदर मानव भी हैं, इसके अंदर पादप भी हैं और मानव भी है। पादप को भी जो है गैस की या वायु की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण के अंदर अपना भोजन बनाने के लिए, और मनुष्य को भी जो है वायु की आवश्यकता होती है अपनी श्वसन क्रिया के लिए। इसके बिना जो है मनुष्य जिंदा नहीं रह सकता। वायुमंडल में विद्यमान सभी गैसें निश्चित अनुपात में पाई जाती है। वायुमंडल के अंदर कई सारी गैसों का मिश्रण है और उन सब गैसों का जो है एक निश्चित अनुपात है। नाइट्रोजन जो है वो 78.08%, ऑक्सीजन 20.94%, ऑर्गन जो है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें जो है 0.2% के रूप में विद्यमान है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी के द्वारा और राजस्थान बोर्ड के द्वारा, इनका क्रम पूछा गया है कि क्रम के आधार पर लिखिए। आरपीएससी के द्वारा सेकेंड ग्रेड एग्जाम 2017 2 और 3 जुलाई को जो है वो एग्जाम था, उसके अंदर यहाँ से प्रश्न पूछा था कि सही क्रम लिखिए। तो ये जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आर्गन की जो है मात्रा, इसका क्रम जो है वो एकदम आपसे उस ध्यान में होना चाहिए। इस अनुपात में थोड़ा भी परिवर्तन वायुमंडल की संपूर्ण व्यवस्था में प्रभावित करता है। इस अनुपात में जो थोड़ा सा भी परिवर्तन होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है धीरे धीरे, मैं कल वीडियो में देखा था, तो कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य प्रकार की जो गैसें हैं उनकी मात्रा जो है वायुमंडल के अंदर बढ़ रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, सल्फर डाइऑक्साइड, तो उसके कारण जो है ये वायुमंडल को जो है प्रभावित करता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है हम पढ़ते हैं, या फिर ध्रुवों की जो हमारी बर्फ पिघल रही है भूमंडलीकरण वगैरह के कारण, उससे जो है इसका प्रभाव पड़ता है, जिसका परोक्ष या प्रत्यक्ष प्रभाव जो है जीव जगत पर भी पड़ता है। वायु प्रदूषण के जो स्रोत हैं उनको हम 2 भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं। एक तो है प्राकृतिक प्रदूषण और दूसरा है अप्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण है वो प्राकृतिक देन है, जलवायु के उद्गार से निकले पदार्थ के माध्यम से। ज्वालामुखी जो फटता है उसके अंदर उसके उद्गार से, उसके मुंह से या उसके साथ जो लावा वगैरह निकलता है, उस निकले पदार्थ से जो है वो वायु का प्रदूषण होता है। धूल भरी आंधियां जो चलती है गर्मी के अंदर, तेज हवाओं के साथ जो है रेगिस्तान की मिट्टी उगती है, तो उससे भी वायु का प्रदूषण होता है।
तूफान आने से दावानल जंगल में लगने वाली आग से जो है उसका वायु प्रदूषण होता है। और पहाड़ों के झड़ने से, अगर पहाड़ जो हैं वो झड़ते हैं, झड़ने का मतलब पहाड़ अगर टूट के नीचे गिरते हैं, पत्थर जो नीचे गिरते हैं उनसे भी जो है वायु का प्रदूषण या आदि प्राकृतिक क्रियाओं से किसका प्रदूषण होता है, वायु का प्रदूषण होता है। अप्राकृतिक कारण कौन कौन से, तो प्राकृतिक कारण हुए, प्रकृति जनित जो कारण है उसके अंदर ज्वालामुखी, धूलभरी आंधियां, तूफान, दावानल और पहाड़ों का झड़ना सम्मिलित है। और वहीं अप्राकृतिक कारण जो है उसमें वायु को प्रदूषित करने में सबसे बड़ा योगदान जो है वो स्वयं मानव का ही है। मानव के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रकृति का जो अविवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया गया, उससे वायु प्रदूषण जो है वो कहीं गुना बढ़ा है। घर में जलाने वाली जो ईंधन होती है, घरों के अंदर जो है हम LPG तो और ये तो काम में नहीं लगे, जो हमारे कोयला लकड़ी वगैरह जो है उससे निकलने वाला जो धुआं है वो वायु को प्रदूषित करता है। उद्योग और परिवहन के साधन, धूम्रपान, रसायनों का उपयोग, रेडियो धर्मिता जैसे उपयोग से सर्वाधिक प्रदूषण हो रहा है। हमने कल देखा कि पहले जो है संख्या कितनी थी वाहनों की, 1950 के अंदर जो वाहनों की संख्या थी वो 30 लाख थी, और बाद के अंदर ये संख्या जो है करोड़ों के अंदर हो जाती है। इसके अंदर कितना, 7 गुना, 60 साल के अंदर 7 गुना जो है वो परिवर्तन आ जाता है। आगे हम चलें, वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या है और उसके निवारण क्या हो सकते हैं। देखिए, वाहनों के माध्यम से निकलने वाले धुआं से और इधर जो है उद्योगों के माध्यम से निकलने वाले धुआं से वायु प्रदूषण हो रहा है। वायु प्रदूषण के जो दुष्प्रभाव है, सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव है वो मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। कल हमने जो है वीडियो के अंदर देखा कि मनुष्य जो है किस प्रकार सांस लेता है और उसके फेफड़े जो है वो कमज़ोर होते हैं, उसके जो रक्तचाप की जो गति है वो कम या ज़्यादा होती है। वायु प्रदूषण के माध्यम से कैंसर जैसी कई सारी ऐसी बीमारियाँ होती है, दमा, अस्थमा ऐसी बीमारियाँ जो मानव के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। वनस्पति पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जीव जंतु या कीटों के अस्तित्व पर खतरा बनने लगता है इस धुआं के कारण। कभी हम जो है घरों के अंदर मच्छर वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं तो हम धुआं करते हैं, उस धुआं से जो है वो मच्छर वगैरह भाग जाते हैं, कई सारे जो है वो मर जाते हैं। तो वनस्पति पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि एक तो वायु प्रदूषण ज़्यादा होगा तो तापमान जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद पेड़ पौधे जो है अपनी श्वसन क्रिया में भोजन बनाने के लिए जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसके अंदर ऑक्सीजन जो गैस होती है उसको लेते हैं, तो वो अगर विषैली होगी तो उन पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जलवायु एवं वायुमंडलीय दिशाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत में क्षरण, ग्रीन हाउस प्रभाव और मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम देख सकते हैं वायुमंडलीय प्रभाव के कारण ओजोन परत जो है वो कम हो गई। ओजोन परत के जो पतले होने से सूर्य के जो आने वाले हानिकारक किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी पर तक आती है, तो उससे पृथ्वी के तापमान पर जो है परिवर्तन आता है और ध्रुवों पे हमारी जमी हुई जो बर्फ है वो पिघल रही है, और वो बर्फ जो है पिघल के नदियों के माध्यम से महासागरों के अंदर आ रही है, जिससे महासागरों का जल स्तर जो है वो बढ़ रहा है। हम देखें तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार द्वीप के अंदर है वो जलमग्न हो गया है। ठीक है, तो पानी का जो जल स्तर है वो जल स्तर तो नहीं पर महासागरों का जो जल स्तर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इससे जो भौगोलिक भाग है, जो हमारे स्थलीय भाग है, वो क्या हो रहा है, निरंतर कम होता जा रहा है। कई सारे क्षेत्र जो है वो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, इसी से अतिवृष्टि और अनावृष्टि भी हो रही है। महानगरों और नगरों में कोहरे से गुंबद बन जाते हैं, जो धुआं है इससे कोहरे के गुंबद बन जाते हैं। चीन जो है इसमें रेड अलर्ट जारी किया गया। नवंबर 2015 के अंदर चीन में इस वर्ष दूसरी बार गहरी धुंध से लिपट गया। 23 शहरों में करीब 5,20,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र धुएं की गिरफ्त में कैद हो गया। चीन को रेड अलर्ट जारी करना पड़ा। इसके अंतर्गत औद्योगिक संयंत्रों के उत्पादन से कटौती का पूर्णतः बंद, सड़कों पर ढुलाई कार्य बंद, ट्रकों का आवागमन बंद और चीन में 200 से ज़्यादा एक्सप्रेस हाईवे यातायात बंद कर दिया गया था। ऐसी कंडीशन हो गई थी कि धुंध है, धुआं जो है पोल्यूशन का, इससे कई सारे मतलब एक प्रकार से धुंध का माहौल हो गया और कुछ पारदर्शिता जो है वो कम हो गई। ऐसा ही हमारे भारत में भी होता है, जब दिल्ली के आसपास NCR के क्षेत्र के अंदर पराली जलाई जाती है। जानते होंगे, आप पढ़ते होंगे कि यहाँ पर जो है प्रदूषण का सबसे ज़्यादा है, विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है वो दिल्ली है। तो यहाँ जो है पराली जलाई जाती है। इसके आसपास जो हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ शहर हैं वहाँ पे पराली का मतलब होता है कि फसल काट ली जाती है। हमारे यहाँ पर तो जो है उस फसल को काटने का उसका जो नीचे का होता है चारा या भूसा, जिसे हम जानवरों को खाने काम में लेते हैं, लेकिन वो लोग जो है इसको खड़ी खेत के अंदर इसको जला जाते हैं। तो इससे निकलने वाला जो धुआं है वो एक प्रकार से जो है धुंध का माहौल बना देता है। तो उससे
नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जनजीवन प्रभावित होता है, पारदर्शिता कम हो जाती है, इसलिए यातायात का जो इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। श्वसन क्रिया के अंदर लोगों को कई सारी जो है बीमारी इससे होती है। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रदूषण एक धीमा जहर है जो क्रमिक रूप से संपूर्ण पर्यावरण जैविक अजैविक जगत को प्रभावित कर रहा है। समय रहते समाधान नहीं किया गया तो सृष्टि की समूचा नष्ट कर देगा। ये किसी व्यक्ति, समाज, धर्म या देश की समस्या नहीं है और संसाधन भी किसी एक के पास नहीं है। अपने निराकरण की जो है जन जागरण एवं जन सहभागिता भी होना आवश्यक है। आगे जो हम देखें, वायु प्रदूषण के नियंत्रण हेतु कुछ उपाय हैं कि कौन कौन से उपाय करके वायु प्रदूषण जो है इसको रोका जा सकता है। तो वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए जो है द्विआयामी नीति का चलना आवश्यक होगा। पूर्व में हो चुके पर्यावरण पर नियंत्रण पाना तथा जो प्रभावी प्रदूषण को रोकना, इसमें कई तकनीक का विकास किया जाए। जो प्रदूषण हो गया उसको नियंत्रित किया जाए और आने वाले को जो है उसको रोका जाए। एक तो ये इसका समाधान है। प्रदूषण रोकने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं तो इससे प्रदूषण जो है वो कम होगा, क्योंकि पौधों को जो है अपने भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और उसके बदले में जो है वो ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, जो मानव जगत के लिए या संपूर्ण पृथ्वी के लिए जो है क्या है, लाभदायक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। क्षेत्रफल में कम से कम 33% भाग पर वन होने चाहिए। जिस 20 भाग का जितना क्षेत्रफल है तो उसके 33% भाग पर, मतलब 1/3 भाग के ऊपर जो है वनों का होना अनिवार्य होना चाहिए। गांव नगर के समीप जो है हरित पेटी का विकास किया जाना चाहिए। यहाँ पे जो है आसपास खाली चरागाह जो भूमि पड़ी है वहाँ पे वृक्षारोपण करना चाहिए। इस कार्य में विभिन्न सामाजिक संगठन, सरकार, व्यक्तिगत रूप से भी लोग आगे आ सकते हैं। वाहनों के प्रदूषण पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। पेट्रोल डीजल की अपेक्षा जो है सौर ऊर्जा से, बैटरी से चलने वाले या विद्युत ईंधन जो रेलवे हैं इसका उपयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद जो है निधूम्र चूल्हों का प्रयोग किया जाना चाहिए, पेड़ नहीं काटने चाहिए। जो हमारे मोदी जी के द्वारा जो योजना चलाई गई उज्ज्वला योजना, जिसके अंदर जो है गाँव की जो महिलाएं या कोई भी मान लीजिए पिछड़ा वर्ग जो है वो लकड़ी वगैरह या कोयला ईंधन के रूप में काम ले तो उसके स्थान पर गैस को काम में ले, धुआं निकलने वाले दूसरे का उपयोग में नहीं लें, तो इससे जो है पेड़ कटने से बचेंगे और दूसरा प्रदूषण भी कम होगा। ईंट भट्टों व बर्तन बनाने वाले और बर्तन पकाने जैसे उद्योगों पर शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। ईंट के भट्टे जो हैं जहाँ पे ईंट को पकाने के लिए जो है ईंधन का उपयोग होता है, उससे कई सारी धुआं निकलती है। उससे बर्तन बनाने के लिए जो बर्तन जिस भी पदार्थ से बनाया जाएगा उसको पहले जो है पिघलाया जाता है, फिर उसे उस रूप में अगर दिया जाता है तो उसको भी जो है, और पकाने वाले जो उद्योग हैं जिसके अंदर जैसे कुम्हार वगैरह का कार्य हो गया, कोई भी हो गया जिसमें ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, उनको शहर से बाहर स्थापित किया जाना चाहिए। इसलिए शहर में, क्योंकि शहरों में तो वैसे पोल्यूशन ज़्यादा होता है, एक तो इतनी सारी जनसंख्या रह रही है, दूसरा सभी लोग रह रहे तो ईंधन का उपयोग करेंगे, वाहन वगैरह ज़्यादा संचालित होते हैं, अन्य कई प्रकार की औद्योगिक इकाइयाँ वहाँ पर चलती है, इनको शहर से थोड़ा दूर स्थापित किया जाना चाहिए और उद्योग के नवीन तकनीक का उपयोग करना चाहिए। शहर के बाद जो है इनको स्थापित किया जाना चाहिए। 14 जून 2014 को राष्ट्रीय वन नीति केंद्र सरकार द्वारा मसौदा तैयार किया गया, इसके अंतर्गत हरित कर लगाने की सिफारिश की गई, मतलब हरियाली के लिए जो है वो भी आपको टैक्स लगाया जाए, इससे सरकार उससे होने वाला जो पैसा प्राप्त होगा उससे जो है वृक्षारोपण करे। इसके प्रस्ताव धन में जंगलों को हरा भरा किया जाए, इससे जो धन प्राप्त होगा इससे जंगलों के अंदर और वृक्ष लगाए जाए, जिससे जंगल हरे भरे हों और जो क्षेत्र है उसके अधिक से अधिक भाग के ऊपर वृक्षारोपण हो सके। हरित राजमार्ग नीति 2015 के द्वारा सड़कों के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से इसमें मुक्ति तभी संभव है जब व्यक्तिगत स्तर पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी भूमिका समझकर वृक्ष लगाने से जीवित रख सके, तो ये समस्या समाप्त हो जाएगी। 2015 के अंदर ये निर्णय लिया गया राजमार्ग नीति के द्वारा कि जो सड़क है या राजमार्ग है उनके दोनों किनारों के ऊपर जो है वृक्ष होने चाहिए। तो यहाँ से निकलने वाले जितने वाहन हैं और उनसे निकलने वाला जो पोल्यूशन है या जो गैसें हैं हानिकारक, वो पेड़ पौधे जो है वो वहीं पे श्वसन क्रिया के अंदर लेवल से समाप्त कर दे, उसका जो है रूप परिवर्तन हो जाए। लेकिन ऐसा तभी संभव है, अकेले सरकार के करने से तो होगा नहीं। सरकार के मंत्री वगैरह जाके पौधे लगाएंगे नहीं, वो लगा भी देंगे फोटो खिंचाने के लिए, उनका पानी पिलाने को बनाएगा। तो व्यक्तिगत चेतना जो है सामाजिक स्तर पर जो है इसके लिए प्रयास किए जाने चाहिए। भारत सरकार ने गाड़ियों के प्रदूषण को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2017 को BS4 ग्रेड का फ्यूल पेट्रोल मिलेगा, जो अभी BS3 ग्रेड में दिया जा रहा है। 1 अप्रैल 2020 से जो है BS5 ग्रेड के स्थान पर BS5 ईंधन की आपूर्ति का आश्वासन
दिया गया है। मतलब गाड़ियों का जो प्रदूषण का जो मार्ग है, BS4 जो गाड़ियाँ चलती थी पहले, BS3 जो चलती थी के स्थान पर 4, और 1 अप्रैल 2020 से जो है BS5 करने का था, लेकिन शायद कोविड की वजह से ये हुआ नहीं। इसके बाद जो है दूसरा है जल प्रदूषण, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।